आपके सामने है आई पेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। गुड इवनिंग क्लास। हाँ जी, तो हमारी फर्स्ट क्लास है ये बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की। एक छोटा सा हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के बारे में इंट्रो ले लेते हैं। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की हमारी लगभग 22 to 24 क्लासेस होगी, जिसमें हम पूरा प्रोसेस सीखेंगे हाउ टू फाइनलाइज बैलेंस शीट। इसमें हम स्टार्ट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट, पीएनएल अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है, कौन सी चीजों को हमको ध्यान रखना है वाइल प्रिपेयरिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वैसे तो ये पूरे साल का प्रोसेस होता है, पर हमको क्या करना है, हमको सिर्फ विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स हम इसको कैसे कंप्लीट करना चाहे तो कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमको पूरे साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपरेशन के टाइम पर इनकॉर्पोरेट करना होता है, जिससे कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो टाइमली प्रिपेयर हो जाए और करेक्टली प्रिपेयर हो। तो हम इसमें क्या सीखेंगे मैम, पूरी क्लासेस में हम सीखेंगे आप किसी भी बिजनेस एंटिटी का, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी है, प्राइवेट पब्लिक, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कहाँ पे प्रिपेयर करने हैं, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करनी है, कितने टर्नओवर पर कैसे हमको अपने वो रिकॉर्ड्स को कौन से एक्ट के कौन से लॉ के अकॉर्डिंग सेट करना है, और हमको कौन सी चीजों का बेसिकली ध्यान रखना है। इनको हम क्या करेंगे, 3 सेशंस में डिवाइड करेंगे। 7 7 7 3 सेशंस होंगे हमारे। फर्स्ट 7 क्लासेस में हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंस शीट, डेप्रिसिएशन, डीटीए, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी को कंप्लीट करेंगे। दूसरे सेशन में जो हमारा सेकंड सेशन होगा वो भी 7 क्लासेस का होगा। उसमें हम जो टैली में प्रिपरेशन होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, उसका फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे मूव करता है, हमको जो हम एंट्रीज डालते हैं, लेजर्स बनाते हैं, लेजर्स क्रिएट करते हैं हमारे पास में। तो ग्रुपिंग में आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैपिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस से कैसे फाइनलाइजेशन तक पहुंचते हैं हम बैलेंस शीट के, वो पूरा प्रोसेस समझेंगे। जो हमारा थर्ड लेवल होगा, थर्ड लेवल, उसमें हम क्या सीखेंगे, मैंने आपको बताया पहले में हम देखेंगे कि पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का हमने देखा कि इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, और मैंने बताया आपको डेप्रिसिएशन, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। दूसरे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो भी आपका फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन जब आप एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं टैली में, और वहां से लेके फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट तक वो कैसे इफेक्ट करती है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। और उसके साथ साथ में कुछ मेजर हमारे पास में जो स्केड्यूल्स बनते हैं, जो पार्ट ऑफ बैलेंस शीट होते हैं, नेक्सट्स जिनको हम बोलते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास में। आपको सिखाया जाएगा कि फर्म के अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो उनको कैसे प्रिपेयर करना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बनाने हैं, प्रोप्राइटरशिप के बनाने हैं, अपने पास में कौन कौन से लॉ के अकॉर्डिंग आपको कौन सी बुक्स को मेंटेन करना है, उसको भी हम सीखेंगे। और जो हमारा थर्ड लेवल होगा उसमें हम सीखेंगे प्रॉपर डीलिंग विद द ट्रांजैक्शन। जैसे कि अगर आपने लोन लिया है तो कंपनी के केस में उसके इंटरेस्ट को हम किस तरीके से डील करेंगे, पार्टनरशिप के केस में हम उसको कैसे डील करेंगे, कौन कौन सी चीजों को कब कैपिटलाइज करना है, कब रेवेन्यू नेचर में दिखाना है। तो वो सारा जो प्रोसेस होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और कुछ कुछ आईएफआरएस को भी हम अपने साथ में कंटिन्यू करके, जैसे हमें आईसीडीएस को भी डील करने आना चाहिए जब हम अपने पास में एज पर आईटी एक्ट भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में चीजों को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो सारे हम 3 लेवल में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये प्रोसेस जो चलेगा, मैंने आपको बताया 7 7 7 7 क्लासेस का फर्स्ट लेवल, 7 क्लासेस का सेकंड लेवल, और थर्ड लेवल जो होगा वो भी हमारा 7 क्लासेस का होगा। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर, थोड़ा सा मुझे सबका आइडिया चाहिए कि जो मेरा बैच है वो सारे अकाउंटेंट्स हैं या फिर कुछ जो है वो फर्स्ट टाइम लर्नर्स भी हैं। ठीक है, तो छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। सारा जो प्रोसेस होगा वो ज्यादा बेटर तरीके से हम क्लासेस को अकम्प्लिश कर पाएंगे, है ना। तो हेलो राहुल। And myself Rahul Goel makes CS student to तो सीए स्टूडेंट, सीए इंटर या फाइनल? CA Inter madam. सी एंटर, वेरी गुड। तो सी एंटर आपका भी कोई ग्रुप हुआ है या फिर आप जस्ट बिगनर हो? नहीं मैडम बिगनर है, अभी फर्स्ट टाइम एग्जाम दूंगा। फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे? चलिए, तो फर्स्ट ग्रुप आप देंगे ऐसा? जी मैम। चलिए राहुल, वेलकम टू द क्लास। थैंक यू। Myself Jagannath Datta. I'm working in a company with designation marketing, ओके, मार्केटिंग में and आप जॉब I'm a करते हैं? student of BCom. I'm a commerce student. ओके। I'm here to join for completing statutory compliance of accounts like GST, TDS, TCS, and how to convert all this in balance sheets. So that's why I joined this class. So basically you are dealing with all the indirect taxation
Yes, yes, yes. I want to area of shift the my company. career So, into accountants, so that's why I joined this class. ओके वेरी गुड। मोहन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है एज जूनियर अकाउंटेंट। ओके ओके मोहन। तो मैम यस विकी। मैम मैं ना एक जूनियर अकाउंटेंट मैं भी हूँ एक। अभी मुझे 2 साल का ही एक्सपीरियंस है। नहीं 2 साल तो इज मैं फेयर चाहता हूँ इनफ। थोड़ा स्टार्टिंग से हो। सॉरी मैम। 2 साल बहुत होता है। हाँ 2 साल होता है वो। हाँ फिर भी मैं चाहता हूँ देखो थोड़ा है ना, थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग से हो तो ना बेटर रहेगा, क्योंकि ना थोड़ी चीजें बेसिक से क्लियर होती आएंगी। बिल्कुल होंगी। ओके विकी वेलकम टू द क्लास। अभी धवल बात करेंगे। यस धवल आई एम लिसनिंग। Hello, myself Dhaval Patel. I am working in Mafalal industry last since 2013. Now I am handling indirect tax, all MILs. टोटल MIS। Handling indirect tax, total company का handle करता हूँ. ओके इनडायरेक्ट टैक्स It's GST 17 GST. ओके तो हमारे पास में जगन्नाथ और धवल ऐसे हैं जो ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स को हैंडल करते हैं। ओके Good evening, ma'am. गुड इवनिंग हर्षित। Myself Harshit Verma. I am Yes. BBA student. I learned accounting beginners. तो आप BBA में आप बिगनर हैं और आप अकाउंटेंट अभी बनना चाहते हैं ऐसा कुछ। Yes, ma'am. ओके हर्षित थैंक यू वेलकम टू द क्लास। हेलो हाय मैम, यस माय नेम इज दिक्षेश शर्मा और यस मैं अभी रिसेंटली NBFC में काम करता हूँ, क्लाइम फाइनेंस की, जिसका नाम क्लाइम फाइनेंस है। दिल्ली बेस्ड कंपनी है ये। अमृतसर से हूँ मैं और अभी मुझे 7 ईयर हो गए हैं अकाउंट्स, और 27 ईयर ओल्ड का हूँ मैं अभी। अरे वाह क्या बात है। ओके सर वेलकम टू द क्लास। और कौन बचा हमारे पास में। सोमनाथ जी यू हैव ब्यूटीफुल स्माइल गुड बोले। इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यस मैम। गुड इवनिंग। माइनिंग कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। बीकॉम आप ऑलरेडी कितने साल से काम कर रहे हैं सर। 8 साल हो गया यहीं पर। 8 साल बढ़िया बढ़िया। मेरा नाम दिक्षेश शर्मा है। ओके दीक्षेश चलिए अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए ये हमारी क्लास है भाई। बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की ये हमारी क्लास है। मैंने आपको बताया कि बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में पूरे साल चलता है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ठीक है, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च को। ठीक है जो ये 12 ईयर्स का पीरियड है इसमें हम अकाउंटिंग करते हैं। Sorry, 12 years, 12 months. 12 मंथ्स सॉरी 12 मंथ्स का ये हमारा पीरियड है फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर का नेक्स्ट ईयर इसको हम कहते हैं असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि हमारी बुक्स जो होती हैं वो हमारी फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर ही मेंटेन की जाती हैं। हमारी बुक्स हमको कौन सी बुक्स मेंटेन करनी होती है हम थोड़ा लेटर स्टेज पे सीखेंगे। अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं कि अकाउंटिंग कितने टाइप्स की होती है। तो हमारे पास में एक होती है कैश अकाउंटिंग जो सर्विस इंडस्ट्री में की जाती है, या फिर जिनके पास में ऑपरेटिंग एसेट्स ही होते हैं बाकी वो फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन नहीं करते। सर्विस इंडस्ट्रीज के लोग लाइक डॉक्टर्स जो सिर्फ अपने क्लिनिक चला रहे होते हैं वो क्या करते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। जो पैसा आया वो उनकी इनकम है, जो पैसा गया वो उनका एक्सपेंस है। दूसरा होता है मर्केंटाइल सिस्टम। मर्केंटाइल सिस्टम में क्या होता है भाई कि मैंने आपसे बात की हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ्स का होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा 31 मार्च को ये खत्म हुआ। 12 मंथ्स का ये पीरियड है। तो जिस मंथ में जो एक्सपेंस हुआ है हमको तभी रिकॉग्नाइज करना है। हमको रिकॉग्नाइज कब करना है, कौन सा एक्सपेंस कब करना है। मैंने आपको बताया कि जब जो एक्सपेंस हमारा अक्रू होता है, जब हमारा जो भी एक्सपेंस अक्रू होता है हमको तभी रिकॉग्नाइज करना होता है। मैम अक्रू क्या होता है, जैसे कि आपने अपनी शॉप रेंट पे ले रखी है, ठीक है, आपने अपनी शॉप रेंट पे ले रखी है और आपने 1 अप्रैल को रेंट पे ली। आपने 31 मार्च तक आपको 12 मंथ्स का बारी बारी पे जैसे उसका पीरियड टाइम पास होगा, ठीक है, 1 मंथ पास होगा आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस आपका क्रिएट हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी आ जाएगी। आपको उसको बुक करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब पहले आपका अक्रू होगा एक्सपेंस, आपको वो पेबल बनाएंगे, आप उसे पे करेंगे, खत्म।
मतलब कि जब आपका एक्सपेंस हुआ तभी हमको उसको रिकॉग्नाइज करना है। मैम थोड़ा सा और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल दीजिए। जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है कि कभी भी 1 अप्रैल को नहीं होता है। मान लीजिए वो कभी, जैसे आज हमारे पास में 13 अक्टूबर है, आज हमारा 13 अक्टूबर है, तो 13 अक्टूबर को मान लेते हैं कि आपने क्या किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। ठीक है, जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो आप पूरे साल का पे करते हैं, और पूरे साल में आपने 13 अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर 12 अक्टूबर तक के लिए पे कर दिया, ये 25 से लेके 26 तक। ठीक है जी। तो भाई अभी आपके पास में 12 मंथ्स के लिए आपने पे कर दिया है, जो प्रीमियम पे किया है। अब इसमें से जो आपने प्रीमियम पे किया है, सपोज करते हैं कि वो आपने जो पे किया है वो 12,000 है। ठीक है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बाइफरकेट करना पड़ेगा। आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो एक्सपेंस होगा, 31 मार्च तक का जो एक्सपेंस होगा भाई, वो आपका 25-26 में रिकॉग्नाइज होगा। ठीक है, और उसके बाद में हमारा जो बैलेंस होगा अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का, वो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए रिकॉग्नाइज होगा। अभी हम करेंगे कि ये हमारा जो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का है वो प्रीपेड है, करंट में हमारे पास में सिर्फ जो होगा वो अक्टूबर से लेके मार्च तक का ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास में एक हमको करना होता है कि कैश सिस्टम, जब आया पैसा वो हमारी इनकम है, जब गया पैसा हमारा एक्सपेंस है। दूसरा मैंने आपको बताया मर्केंटाइल सिस्टम कि भाई आपको रेवेन्यू बेसिस, मतलब आपको क्या करना है, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करनी है। अक्रूवल बेसिस पे कि भाई जब जो एक्सपेंस जिस पीरियड का है उसी में आपको रिकॉग्नाइज करना है, आगे हम उसके हिसाब से क्या करेंगे, प्रीपेड या फिर पोस्टपेड, अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द पीरियड उसको रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। हमारी जो अकाउंटिंग है उसको हम कौन से बेसिस पे फॉलो करते हैं, अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे हम अपने अकाउंटिंग को चलाते हैं, वो ही मेथड को हम फॉलो करते हैं। क्योंकि हमारे पास में जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, हमारे पास में जो बिजनेस एंटिटीज होती हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस में हो, सर्विस इंडस्ट्री में हो, दोनों ही क्या करते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो होती है वो होता है अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही फॉलो करते हैं। अक्रूवल सिस्टम मैंने आपको बताया कैसे करना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है चाहे सर्विस है। मैंने आपको बताया पहला, आप पार्टनरशिप फॉर्म हो सकते हैं, आप प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो सकते हैं, या पार्टनरशिप में एलएलपी भी लिख देती हूं मैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, इसके साथ में मैंने लिखा आपको प्रोप्राइटरशिप भी आप हो सकते हैं, आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकते हैं, आप कंपनी भी हो सकते हैं, कंपनी में भी एनी टाइप ऑफ कंपनी। तो क्या होगा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, कंपनी को अपने साथ में स्टैच्यूटरी लॉस फॉलो करने होते हैं कंपनीज एक्ट के। कंपनीज एक्ट 2013, उसके साथ में हमको फॉलो करना होता है इनकम टैक्स एक्ट। एक आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, एक आपका टैक्स ऑडिट होता है। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के हिसाब से हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिट हमारा कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है। फिर उसके बाद में हमारा होता है टैक्स ऑडिट, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारा होता है टैक्स ऑडिट, तो उसके लिए जो जरूरी नेक्चर होते हैं हम उनको क्रिएट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। और फिर उसके बाद में हमारा होता है टैक्स ऑडिट, आईटी ऑडिट। तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस हिसाब से बनाते हैं कंपनी के, मैंने बताया आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से। बाकी हमारे पास में जो बिजनेस एंटिटी होती है, मैंने आपको बताया प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ईओपी, इन सब के लिए आप क्या करते हैं, जनरल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। मैम इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर दीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है, हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले क्रिएट करनी है, तभी तो हम अपनी बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको कब क्रिएट करना होता है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई हमारे पास में
इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रूल ये कहता है कि आपको जैसे ही आपकी 1,50,000 से ऊपर की ग्रॉस रिसीट्स होंगी, आपके करंट अकाउंट में ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 1,50,000 से ऊपर होती हैं, वैसे ही आपको क्या करना है, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया किसके केस में, सर्विस इंडस्ट्री के केस में। अगर आप सेल ऑफ गुड्स में हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही आपका टर्नओवर 10 लाख से ऊपर होगा, तो आपको, टर्नओवर की बात कर रही हूं मैं, तो आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करने हैं। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्रिएट करना होता है भाई, आपको क्रिएट करना होता है कैश बुक, परचेज सेल्स, एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड, जनरल एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कह लीजिए आप उसे, एक्सपेंसेस रजिस्टर्ड। ये सारी चीजें आप क्या करते हैं, अपने पास मेंटेन करते हैं। मैं इसमें ये बैंक वगैरह की चीजें नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, पासबुक हमारे पास में ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाती है, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हैं आपको खोलना होता है अपना करंट अकाउंट। ये हमारे पास में जो रूल है, ये मैंने आपको इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बताया। इसमें अब मैं आपको बताती हूँ जीएसटी के हिसाब से। जीएसटी के हिसाब से भाई, एज पर जीएसटी एक्ट, आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जो होता है वो आपको कंपलसरी कब होता है, 20 लाख से ऊपर हमारा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नेक्सेस में आ गए कि रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया, वैसे ही आपको जरूरत होगी क्रेडिट लेने की, है ना। नहीं तो क्या फायदा रजिस्ट्रेशन करवाने का, हमको लेना है क्रेडिट। आप बिगिनिंग में भी रजिस्ट्रेशन लेते हैं लोग, जैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, इनकॉर्पोरेशन पे, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन पे ले लिया, आप पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कर रहे हैं, उस टाइम पे ले लिया, तो हमने क्या किया, जैसे ही रजिस्ट्रेशन लिया तब ले लीजिए आप। अदरवाइज आप क्या कर लीजिए, जैसे आपका 20 लाख से ऊपर आपकी सेल्स जाती है, आपका टर्नओवर जाता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाता है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन लिया, आप क्रेडिट लेना और देना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट। मैम ये जीएसटी की लिमिट तो 40 लाख हो जाए, अगर 40 लाख क्रॉस होगी। 40 लाख वो सेल ऑफ गुड्स के केस में होती है। जब आप गुड्स सेल कर रहे होते हैं तो 40 लाख होती है। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड, और आपके 40 लाख में क्या होता है कि आपको क्रेडिट बुक करना और क्रेडिट देना कंपलसरी हो जाता है रेगुलर रिटर्न के हिसाब से। जब आप जीएसटी R1 फाइल कर रहे होते हैं, जीएसटीआर आपकी 2V जनरेट हो रही होती है, उस केस में होता है। वैसे आपको जो जनरल रजिस्ट्रेशन की बात होती है कि आपको कंपलसरी लेना कब है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन का जीएसटीआर का रूल है कि आपको 20 लाख के टर्नओवर के अचीवमेंट पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, भले ही आप जीएसटीआर फाइल मत कीजिए। ओके, जीएसटीआर फाइल करना आपको 40 लाख के ऊपर करना जरूरी हो जाता है। और उसमें भी हमारे पास में 20 लाख का ये रूल जो है वो 10 लाख हो जाता है कुछ कुछ स्टेट्स में। जो हमारे पास में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, जैसे असम है, मेघालय है, वहां पर 10 लाख है। ठीक है मैम, ओके। और मैम कई बार लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ही ले लेते हैं, 20 लाख से उनके ऊपर भी नहीं होती। हाँ, मैंने आपको बताया कि जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं तब कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि जीएसटी आपने नई फॉर्म स्टार्ट की है, ठीक है, नई फॉर्म स्टार्ट की है, उसी के साथ में आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। क्या होता है कि आप स्टार्टिंग से ही क्रेडिट पास ऑन करना भी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ भी परचेज करेंगे, आपको क्या होगा, जीएसटी का क्रेडिट लेना है तो आपके पास रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए, है ना। तो जब आपको रजिस्ट्रेशन, अगर आपको क्रेडिट लेना है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी हो जाएगा। हम अभी बात सिर्फ इतनी सी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन। उसके लिए सबसे पहले हमें जरूरी है ये पता रहना कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है। तो मैं आपको अलग अलग एक्ट्स के हिसाब से बता रही हूँ कि जिस भी बिजनेस एंटिटी की आप बुक्स क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप पार्टनरशिप की कर रहे हैं, चाहे आप प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हैं, चाहे आप कंपनी की कर रहे हैं, तो आपको कहां पर किस चीज को मेंटेन करना है। जैसे कंपनी का जो केस होता है, वहां पर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट करना कंपलसरी है, चाहे आप किसी भी पैरामीटर में फिट ना होते हो, तब भी आपकी सेल 0 हो, तब भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना कंपलसरी है। वहां पर आपका स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, क्योंकि ठीक है।
और वहां पर ऑडिट होना कंपलसरी होता है। पार्टनरशिप फॉर्म के केस में ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप के केस में मैंने जो आपको बताया वो लिमिट्स चलती हैं। प्रोप्राइटरशिप के केस में भी जनरल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हमको प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसमें भी मैं आपको बताती हूँ अगला स्टेप ये कहता है हमसे कि भाई अगर आप इनकम टैक्स में 44 एडी या एई ले रहे हैं, जो कहते हैं कि भाई अगर आपका टर्नओवर जो है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ये अपने इतना तो समझ में आ गया अपने? यस मैम। हाँ, इसके आगे चलते हैं। अगर आप आईटी एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में 44 एडी या 44 एई ले रहे हो, जिसको हम कहते हैं प्रिजम्पटिव बेसिस टैक्सेशन, जिसमें हम आईटीआर 4 फाइल करते हैं। आईटीआर 4 फाइल करते हैं। आईटीआर 4 में हम क्या करते हैं, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से 44 एडी, एई, एडीए, 3 हमारे सेक्शंस एप्लीकेबल होते हैं, जहां पर आपका टर्नओवर अगर लेस देन 2 सीआर है, या फिर आपकी जो सेल्स है वो बैंक से है, 95% से ज्यादा आपकी सेल्स जो है वो बैंक से है, तो आपका जो टर्नओवर की लिमिट जो है वो 3 सीआर है। अगर इतनी आपकी सेल्स है तो आपके पास में ऑप्शन है कि आप 8% या 6% प्रॉफिट दिखाकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। पता है ना अपने सबको? अगर नहीं पता है तो मैं आपकी नॉलेज बस एड ऑन कर रही हूं कि अपने को तब क्या करना होता है। टर्नओवर की बात कर रहे हैं। अगर आपका टर्नओवर 2 सीआर तक है तो आपके पास में ऑप्शन है। ये सिर्फ ऑप्शन जो होता है वो प्रोप्राइटरशिप को होता है और पार्टनरशिप को होता है। कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं होता। और पार्टनरशिप में भी एलएलपी के पास, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास में ये ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि उसको कंपनी की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। तो हम फोकस जो कर रहे हैं वो इस बात पे कर रहे हैं कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब मेंटेन करनी है। तो मैम आप इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हो टर्नओवर के बेसिस पे? क्योंकि हमको पता होना चाहिए भाई कि हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करनी है। जब हम मेंटेन करेंगे तभी तो हम उसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, है ना? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि अगर आपका टर्नओवर 2 सीआर तक या 3 सीआर तक है तो आप प्रॉफिट 8% या 6% दिखा करके आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो वहां पर हमको क्या बुक्स बनानी है भाई? हमको आईटीआर में सिर्फ 4 चीजों को बताना होता है। 4 चीजों में हमको बताना होता है, एक कैश, एक बैंक, एक बताना होता है डेटर्स, और एक बताना होता है क्रेडिटर्स। सिर्फ इतनी ही हमको इंफॉर्मेशन देनी होती है गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट को। तो इसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, फिर हम इस बात पे आ गए कि हम कैश रजिस्टर को मेंटेन करेंगे, कैश बुक बनाएंगे अपने पास में, परचेज सेल्स मेंटेन करेंगे अपने पास में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मैम हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनानी है, ये तो हमने समझ लिया। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको क्या क्या बनाना है ये भी हमने समझ लिया। क्योंकि कई कई बार हमारे मन में ये बात आती है कि मैम हमारी कितना टर्नओवर हो, कितना हमारा प्रॉफिट हो, हमको कब बुक्स बनानी है, फिर उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपने पास में टैली में पूरा डेटा मेंटेन करेंगे, अपने पास में बुक्स बनाएंगे। उसके बाद में ही हमारी ऑटोमेटिकली तो हमारे पास में बैलेंस शीट आई जाती है टैली से। हम उसको फाइनलाइज करने का प्रोसेस जो है हमको कब करना कंपलसरी है, कब हमारा वैसे भी चल जाएगा, अगर हमारी कुछ एरर होगी वो कब हमारी असेसमेंट में प्रॉब्लम देगी, कब हमारी ऐसे भी चल जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं अकाउंटेंट्स के मन में। तो क्लैरिफिकेशन के लिए हमने उस पोर्शन को कवर किया है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले कब बनानी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या क्या बनाना है, उसके बाद में हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने बताया आपको कैश बुक, जनरल, लेजर, परचेज सेल्स। जब आप ये सारी चीजें मेंटेन करेंगे, एक्सपेंसेस का रजिस्टर वो जनरल में ही आ गया, एक्सपेंसेस का पूरा डेटा मेंटेन करेंगे तो आपके पास में क्रिएट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसकी सबसे ब्यूटीफुल बात ये है, ये होता है फॉर अ पीरियड। फॉर अ पीरियड में कौन सा पीरियड, जो भी आप सोचो वो पीरियड। मैंने आपको बताया कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है ना? तो
फॉर अ पीरियड अगर आप ये करना चाहो अपने मैनेजमेंट के लिए कि हमारा अप्रैल मंथ का प्रॉफिट क्या है, वो भी आप फॉर अ पीरियड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से बता सकते हो, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट की है उससे। आप अगर 3 मंथ्स का बताना चाहो आप वो भी बता सकते हो, आपको 4 मंथ्स का बताना चाहो वो भी बता सकते हो, 6 मंथ्स का हाफ ईयरली बताना चाहते हो वो बता सकते हो, आप ईयरली आपका फॉर अ पीरियड पूरे पीरियड में फॉर अ पीरियड आपको क्या प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो पूरा आप एक बार में एक पेज पे बता सकते हो। इसको कैसे डिपिक्ट करते हैं हम, टैली में आप सब लोगों ने देखा है, फिर भी हम ऐसी बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये फॉर अ पीरियड बन गया। जब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट हो गया आपका, बुक्स ऑफ अकाउंट से हमारा आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्रिएट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो एक पीरियड के लिए होता है। लास्ट में हमारी आती है भाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट होती है एट अ डेट, एज ऑन अ डेट। जैसे हम बात करते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। एज ऑन 31 मार्च का मतलब क्या हो गया कि 31 मार्च को हमारी बैलेंस शीट क्या कहती है, मतलब हमारी क्या कहती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहती है। जो बैलेंस शीट होती है वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। हमारी बैलेंस शीट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर होते हैं हमारे एसेट्स, यहां होती है हमारी लायबिलिटीज। ये आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, मैं जस्ट 2 मिनट के लिए क्या कर रही हूँ कवर कर रही हूँ कि हाँ हमने ये देख लिया कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमको कब प्रिपेयर करनी है, कैसे प्रिपेयर मतलब कौन सी प्रिपेयर करनी है, और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स की हेल्प से हम किस चीज पर आते हैं। मैम मुझे थोड़ा सा बताइए, मैं अकाउंटेंट हूं, अगर मैं किसी का जीरो से अकाउंटिंग स्टार्ट करना चाहूं तो कहां से स्टार्ट करूं। आप स्टार्ट करिए बैंक स्टेटमेंट से। फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग, क्या डेटा होना चाहिए आपके पास में, बैंक स्टेटमेंट। तो मैम बैंक स्टेटमेंट से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपके पास में अगर नई फॉर्म है तो बैंक स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैपिटल से ही हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर पुरानी फॉर्म है पुरानी कंपनी है तो हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर फाइल्ड बैलेंस शीट, क्योंकि जो बैलेंस वहां पर दिए होंगे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट ईयर फाइल्ड बैलेंस शीट जो कि साइंड होना चाहिए मैनेजमेंट से। उसके बाद में हमारा ऑडिटर साइन करता है। जब बैलेंस शीट बन जाती है तो सबसे पहले जो भी, अगर कंपनी है तो मैनेजिंग डायरेक्टर साइन करेगा, पार्टनरशिप फर्म है तो वर्किंग पार्टनर साइन करेगा, प्रोपराइटरशिप फर्म है तो प्रोपराइटर साइन करेगा। उसके बाद में आती है ऑडिटर की बारी, वो सारी चीजें चेक करके ऑडिट करके फिर उसके बाद में क्या करता है हमको दे देता है कि भाई एक कॉपी आप रख लीजिए, एक कॉपी हम फाइल कर देंगे, एक कॉपी उसके डेटा के लिए हो जाती है। तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट सबसे पहले आपके पास में ये बैलेंसेस होने चाहिए, फिर आपके पास में होना चाहिए बैंक स्टेटमेंट, तीसरा आपके पास में होना चाहिए परचेजेस सेल्स के लिए परचेज सेल्स रजिस्टर। मैम इसको कहां से लें, आप जीएसटीआर से कलेक्ट कर लीजिए, GSTR 1 2B, ठीक है जी। ये आपके पास है फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग अगर आपको करनी है तो आप ऐसे करेंगे। साथ में आपके पास में इनवॉइसेस होने चाहिए, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उसके इनवॉइसेस आप अपने पास में मेंटेन करेंगे, इनवॉइसेस या फिर कह लीजिए उसको कार्बन कॉपीज। तो मैम टैली पे आप यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैम ओरिजिनल बिल्स आपको कितने तक के रखने पड़ते हैं, या कुछ ऐसे भी चल जाएंगे। देखिए एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको 50 रुपीज से ऊपर का बिल रखना जरूरी है, ठीक है। तो कार्बन कॉपीज आपके पास में 50 रुपए से ऊपर की तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है और ऑडिटर भी छोड़ देता है, कोई बात नहीं, लेकिन जो लॉ है जो कहता है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो एज पर आईटी एक्ट आपके पास में ये मैं कहां से बता रही हूँ सारी चीजें, वो मैं बता रही हूँ सेक्शन 44 AD से। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मैंने कहा बताया था ये बताया था।
ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने पास में एक साइंड बैलेंस शीट के पास में, जिससे हम समझेंगे कि हम बैलेंस शीट को पहले रीड करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट अकाउंट, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट को रीड करेंगे और सारे अकाउंटिंग टर्म्स को छोटे वन लाइन में समझ लेंगे। जो मैंने अभी तक बताया इसमें मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको नोट करने की जरूरत है। आपकी सिर्फ नॉलेज जो आपके पास में ऑलरेडी है या थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन किया है मैंने। अच्छा, मैंने ये सारी चीजें बताई, इसमें मैंने आपको एक चीज बोलना मैं भूल गई कि आपको फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग करनी है तो आपके पास में पार्टनरशिप डीड या फिर वो भी होना चाहिए। जैसे अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो पार्टनरशिप डीड है, अगर आपकी कंपनी है तो आपके पास में मेमोरेंडम MOU होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले साल की ITR का एक्नॉलेजमेंट है आपके पास में और कॉम्प्यूटेशन है, उतना काफी है। मैम आपने पार्टनरशिप रीड के बाद क्या बताया मैम? मैंने आपको बोला कि जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग करते हैं तो मैंने सारे Yes, पॉइंट ma'am. बोले, सारे पॉइंट्स बोलकर लिखे भी, लेकिन एक पॉइंट नहीं लिखा। उसमें मैंने सिर्फ ये बोला है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आपके पास में जो आपने लास्ट ईयर ITR फाइल की है इसका एक्नॉलेजमेंट बैलेंस शीट होना चाहिए। वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां से आपको कैपिटल मिल जाएगी, आपको कॉम्प्यूटेशन होनी चाहिए जिससे आपको हिस्ट्री मिल जाएगी कि SSC के पास क्या क्या है। अगर आप पार्टनरशिप फर्म है तो आपके पास में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। अगर आप कंपनी है तो आपके पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA होना चाहिए कंपनी के लिए। ओके मैम। अब मैं आपके साथ में एक बैलेंस शीट शेयर कर रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक। आईपेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड 31 मार्च 2021 की ये बैलेंस शीट है। जल्दी जल्दी से उसको रीड करेंगे। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। आईपेन आपके सामने है, आईपेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ये उसका कंपनी का सिन नंबर है। हर कंपनी का सिन नंबर डेडिकेटेड सिन नंबर होता है। फिर हम रीड कर रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखिए, मैंने आपको जैसे बोला बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। एज एट मैम क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर डेट पे हमारी रियल फाइनेंशियल पोजीशन क्या कहती है, आईपेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड की एज पर कंपनीज एक्ट जो है वो आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो भाई यहाँ पर जो डिपिक्शन है, जो प्रेजेंटेशन है वो ऐसा है कि लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो साथ में ही हमको रिपोर्ट करना होता है। ऐसा क्यों होता है मैम? इसीलिए क्योंकि ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमको एज पर ऑडिट लॉस इसको कंप्लाई करना होता है, जिसमें क्या करते हैं कंपेरेटिव फिगर्स हम देते हैं कि लास्ट ईयर कंपनी ने क्या किया था, इस साल कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, तो इससे हम कंपेयर कर पाए। हमारी लास्ट ईयर कैपिटल क्या थी, जैसे हमारा स्टार्ट होता है, ये होता है हमारा कैपिटल पोर्शन से स्टार्ट, ये हमारा एसेट्स, ठीक है, ये हमारा एसेट्स है, ये कैपिटल से स्टार्ट होता है। कैपिटल जब यहाँ पे खत्म हो जाएगा उसके बाद हमारी लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट पोर्शन जो होता है वो होता है कैपिटल। उस कैपिटल में हम लिखते हैं कि हमारा शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, कि भाई जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है कंपनी में। जो डायरेक्टर्स होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट, डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो शेयर कैपिटल पिछले साल हमारी क्या थी, 5 लाख, ये हमारी रजिस्टर्ड है, मतलब हमारी क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल जो हमने बुक्स में क्रिएट की होगी कि भाई इतने से हम कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, 5 लाख। उन्होंने बाद में क्या किया, जो उनके कंपनी के प्रॉफिट्स आते जा रहे थे उन्होंने उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में रखा। यहाँ पर ये नोट्स दिए होते हैं, नोट्स इनका क्या इंपॉर्टेंस है इसका, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट हम देख रहे हैं रिजल्ट क्या है। हर रिजल्ट हमारी ये कहती है कि हमारी कैपिटल जो है वो 5 लाख की है, करंट ईयर में भी हमारी 5 लाख की है, और इसका टोटल डिटेल जो होगी वो हमारे थर्ड नोट में, नोट नंबर 3 में दी होगी। ठीक है, नोट्स क्या होते हैं, नीचे लगे होते हैं। पहले हमने देख लिया फेस क्या है, उसके बाद में डिटेल्स लिखी होगी कि हमारे जो पर्टिकुलर हमारे पास में पॉइंट्स है उनकी डिटेल क्या नीचे दी गई हुई है। यहाँ पर दी हुई है हमारी शेयर कैपिटल, ये दी हुई है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस होते हैं हमारे पिछले साल के आए हुए, पिछले साल के प्रॉफिट्स एंड लॉस को हम क्या करते हैं अपने पास में अक्यूमुलेट होते जाते हैं, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या कर रहे हैं, एड ऑन करते जा रहे हैं। ठीक है भाई, तो यह पिछले साल और दिस साल उसका हमारे पास में डेटा दे रखा है, हमारा लॉस और बढ़ गया है क्योंकि ये फिगर जो आ रही है देखिए माइनस में आ रही है। उसके बाद मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये उन्होंने नील कर रखा है, इसको मैं और डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये पूरा सेबी का प्रोसेस होता है। ठीक है,
सेबी आप सबको पता होगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये पूरा प्रोसेस वो फॉलो करवाती है जहां पर आपको शेयर्स इश्यू करने होते हैं और आपके पास में अलॉटमेंट के लिए पैसा आता है, फिर आप अलॉट करते हैं, फिर उसके बाद में सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होता है, उसका एक अलग पूरा प्रोसेस होता है। ये मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, उसका भी एक अलग प्रोसेस होता है। प्रीमियम आपको रिसीव होता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें नहीं जाते हैं हम। जाते हैं सिर्फ इस पे कि हमको फोकस करना है बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन में। उसके लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमको ये पता हो कि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या क्या आता है और कैसे हमको उसको प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल। अगर हम पार्टनरशिप की फर्म की बात कर रहे होते हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हमारे शेयर कैपिटल के साथ में ड्रॉइंग्स आते हैं। ठीक है, अगर प्रोप्राइटरशिप की बात होती, अगर हमारी पार्टनरशिप की बात होती तो अलग अलग पार्टनर्स की कैपिटल आती। मान लेते हैं पार्टनर एबीसी, तो एबीसी पार्टनर की पिछले साल की कैपिटल क्या थी, इस साल की कैपिटल क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेयर एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट, ये हमने बात कर ही ली है। आगे आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होता है मैम, थोड़ा सा बताएं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जो 1 ईयर से ज्यादा आपकी लायबिलिटीज हैं, मतलब 1 साल के अंदर आपको पे ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वो लंबे समय तक आपके पास रहेंगी, उनको कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग से आपकी ये हमारी सिक्योर्ड भी हो सकती है, अनसिक्योर्ड भी हो सकती है। आप बैंक से लोन लेंगे वो सिक्योर्ड होगा क्योंकि उसके अगेंस्ट आप सिक्योरिटी रखते हैं। ये हमारा अनसिक्योर्ड भी हो सकता है, आपने किसी फ्रेंड से लिया है, अपनी सिस्टर कंसर्न से लिया है या किसी नॉन पर्सन से लिया हुआ है जहां पर आपने अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, तो वो ये हमारा क्या हो गया, सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड लोन्स हमारे जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म में आ गए अगर आपको विद इन 1 ईयर पे ऑफ नहीं करने हैं। ठीक है, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, भाई ये क्या होता है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो होता है वो आपको टाइम पीरियड की वजह से टैक्स में जो आपको बेनिफिट मिलते हैं, जो अगर कोई बेनिफिट मिला करंट ईयर में जो आपको बाद में पे ऑफ करना पड़ेगा तो वो आपका लायबिलिटी हो जाता है। अभी आपने पे ऑफ कर दिया है, बाद उसका आप क्रेडिट लेंगे तो वो आपका एसेट हो जाता है। मैम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम डेप्रिसिएशन सीखेंगे, फिर डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सीखेंगे, लगभग 5th क्लास में सीखेंगे। ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या होते हैं मैम, प्रोविजंस होते हैं जिसके चांसेस, जो भी एक्सपेंसेस के चांसेस जो होते हैं वो मोर देन 70% होते हैं। प्रोविजंस उसके लिए हम क्रिएट करते हैं। कुछ हम करते हैं डेफिनेट प्रोविजंस, जैसे हमारे एडवांस टैक्स की पेमेंट है तो एडवांस टैक्स हमको देना ही देना है, वो कंपलसरी लायबिलिटी है उसकी आपकी, तो आपको उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले से प्रोविजंस बना लेते हैं। ठीक है, जहां पर हमको लायबिलिटी जिसको हमको पे ऑफ करना ही है, ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं प्रोविजंस। पहले हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, बाद में उनको पे कर देते हैं। फिर ये आगे हमारी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होती है मैम, जिनको आपको विद इन 1 ईयर क्या करना है, पे ऑफ करना है, कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपको पे ऑफ करना है। मैम ये कंपैरेटिव फिगर्स हमको बार बार परेशान कर रही है, मत करो परेशान, ये तो पिछले साल का डेटा है, इससे हमको क्या करना है, ये तो हम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा जो मेन डेटा है ना जो हमको परेशान करने वाला है वो ये मतलब करंट ईयर डेटा जो थोड़ा सा शेडेड है, हल्का सा शेडेड है। ठीक है, तो ये हमारे पास में, क्योंकि हम इसको ही क्या करेंगे, वैल्यू करेंगे, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, इसको हम अपने टैली में इसको ढूंढेंगे, उसके बाद ही हम इसमें यहाँ पर लिखेंगे, लिंक लगाएंगे और फाइनलाइज करेंगे। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने किसी अपने फ्रेंड से, अपनी सिस्टर कंसर्न से लोन लिया हुआ है या आपने क्या किया है, कुछ परचेज किया था जिसको आपको पे ऑफ करना बाकी है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गया। जहां पर ट्रेड पेबल, आपके क्रेडिटर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स डेटर्स जहां वो जो होते हैं वो यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद में अदर करंट लायबिलिटीज, ये हमारे नोट्स में हम आगे देखेंगे फिर समझेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हमने फिर से क्रिएट कर दिए, ये भी हम बाद में देखेंगे, बट हमने प्रोविजन समझ लिए कि क्या होते हैं, जहां पर आपको लायबिलिटीज जो आपको पे ऑफ करना 70% से ज्यादा जिनके चांसेस हैं तो हम उनको क्रिएट करते हैं, बाद में पे ऑफ कर देते हैं। मैम क्या वो हमारे टैक्सेशन में अलाउड होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे बाद में, जहां पर हम सीखेंगे जैसे हमारे पास में कुछ डेफिनेट एक्सपेंसेस होते हैं जिनको हम मॉनेटरी वैल्यू में कैलकुलेट कर पाते हैं, जिसमें हमको परसेंटेज लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि भाई मैंने आपको बताया एडवांस टैक्स की लायबिलिटी है वो हमारी कंपलसरी है, लेकिन अगर हमने हम मोटर कार कंपनी में काम करते हैं जहां पर हम गारंटी देते हैं या वारंटी देते हैं, जिसके लिए हमें पता है कि जो हमारी सेल्स होती है उसका 10% तो हमारे पास में रिटर्न आता ही है, उसकी हम वारंटी क्रिएट करते हैं, वो एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, तो उसका प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। अभी हम सिर्फ समझा हमने कि ये है क्या, हमारी बैलेंस शीट में ये कहां क्यों लिखा हुआ है, बस। ठीक है, आगे चलते हैं एसेट्स में। एसेट्स हमारे कौन कौन से हैं भाई, एसेट्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक नॉन करंट एसेट मतलब हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स,
फिर हमारे पास है करंट एसेट्स। मैम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, इसको नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स क्यों कहते हैं? भाई देखो, जो आपके पास में 1 साल से ज्यादा यूज होगा वो आपका क्या है, नॉन करंट एसेट है, लॉन्ग टर्म है, इस पर आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। ठीक है, आप इस पे क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स पे डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं। आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, जिसको आप फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, आप उसे यूज करेंगे अपने बिजनेस को ऑपरेशनल रखने के लिए, जो आपको इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करके देगा, वो आपका है नॉन करंट एसेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। करंट एसेट्स जो आपको 1 साल से कम में ही अपना बेनिफिट देके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं या इन्वेंट्रीज, मतलब आपका स्टॉक है, आपने आज खरीदा है, 2 महीने में सेल हो जाएगा, तो स्टॉक है ना, विद इन 1 ईयर आपको रियलाइज कर दिया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये आपके डेटर्स हैं। फिर उसके बाद में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो कैश की ही बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, किसी को आपने पैसा दिया जिससे आपको उम्मीद है कि भाई वो जल्दी से वापस कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद में अदर करंट एसेट्स, जिसको आपने अदर्स में डाला है, ये ऑपरेशनल नहीं है या फिर ये जनरली नहीं होते हैं, बट हो गए तो पर हमारा यहां से रियलाइजेशन हो जाएगा विद इन 1 ईयर, तो ये करंट एसेट की कैटेगरी में आ जाता है। नॉन करंट एसेट की कैटेगरी में क्या क्या आ गया, टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स विच वी कैन टच। टेंजिबल एसेट्स यहाँ पर नोट नंबर 10 में दे रखा है, 10 में हम बाद में जाएंगे, अभी थोड़ा सा ऐसे ही जनरली समझ लेते हैं। टेंजिबल एसेट्स जैसे हमारी बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये हमारे टेंजिबल एसेट्स होते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप किया है, जैसे हमारी गुडविल कहते हैं इंटेंजिबल एसेट है हमारी इंटेंजिबल एसेट, लेकिन जब तक हमने उसे परचेज नहीं किया है हम उसे यहाँ पर नहीं लिखते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास में यहाँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जो हम प्रोग्रेसिव बेसिस पे बढ़ाते जा रहे हैं, पैसा उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। बिल्डिंग इन प्रोग्रेस है, 4 साल में बनेगी, तो जितना उसमें पैसा खर्चा कर दिया है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, एक सॉफ्टवेयर है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, 5 साल में डेवलप होगा, तो हम 10 साल उसमें पैसा लगाते जा रहे हैं ना, तो उसको हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करते जाएंगे। 5 साल में जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में डायरेक्टर्स के डिक्लेरेशन के साथ में रेजोल्यूशन पास करने के बाद में कि हमारा ये कंपलसरी हो गया है, हमने उसको डेवलप कर लिया, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे। किस रेट पर डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करेंगे वो हम आगे सीखेंगे। हमने अभी क्या किया है, बैलेंस शीट को पूरा रीड कर लिया है, थोड़ा सा नीचे 1-2 लाइन बची। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेफर्ड टैक्स एसेट में क्या डिफरेंस है? डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने आपको बताया, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से हमारे एसेट्स और लायबिलिटी क्रिएट होते हैं टैक्सेशन ट्रीटमेंट की वजह से। अब मैं आपको एक लाइन में इसका एग्जांपल दे देती हूँ। हमारी पूरी एक क्लास, 1-1.5 घंटे की पूरी क्लास लगेगी, जिसमें मैं आपको डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करके दिखाऊंगी। ठीक है, लेकिन मैं आपको, आपने पूछा है तो मैं आपको सेटिस्फेक्शन के लिए कि आपके दिमाग में ये ग्लिच ना रहे, उसके लिए मैं बता देती हूँ। जैसे आपने एक एसेट परचेज किया, जिसको आपने 1 लाख का परचेज किया, ठीक है, उस पर आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम करने को मिलता है 10%। सपोज आपको मशीनरी पे क्लेम करने के लिए मिलता है 10%, और इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट है 15%। जी जी। तो हमारे पास में 10% का रेट मैंने आपको बताया, एज पर कंपनीज एक्ट लगाया आपने, और आईटी एक्ट के हिसाब से आपको एप्लीकेबल रेट जो है ब्लॉक ऑफ एसेट के हिसाब से वो 15% है। इतना तो समझ में आता है? जी बिल्कुल मैम। तो 5% का गैप क्रिएट हो गया। बिल्कुल, वो डेफर्ड टैक्स होता है। वो नहीं, वो डिफरेंस इन वैल्यू हो गया है, टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं इसको, कि आज आप उसमें भले ही डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से क्लेम करो और इनकम टैक्स के हिसाब से आपको 15% अलाउड है, ठीक है, तो ये टाइमिंग डिफरेंस हो गया, और उसका 30% जो होगा वो आपका डेफर्ड टैक्स एसेट होगा। ओके, क्योंकि कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो 30% टैक्स रेट है ना। अब अभी इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे कि 30% में फिर हमें सरचार्ज भी ऐड करना है, वो या फिर सेस भी ऐड करना है, उसमें मत जाओ, फ्लैट की बात कर रहे हैं। ओके, है ना, लॉजिक ये है। तो जो टाइमिंग डिफरेंस क्रिएट होता है, ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 है, डेफर्ड टैक्स एसेट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। हम इसको आराम से करेंगे, मैंने आपको बताया हमारी 5th या 6th क्लास में होगा, इसमें मैं 1-1.5 क्लास पूरी दूंगी, जिसमें मैं समझाऊंगी कि एक्चुअल में कैसे क्रिएट होता है। हर साल हमको इसको क्या करना होता है, रिवाइव करना होता है। एक बार डेफर्ड टैक्स एसेट बन गया तो दूसरी बार डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको P&L अकाउंट से कैसे डील करेंगे, इसकी क्या एंट्री होगी, हम आराम से सीखेंगे इसको। ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू मैम। ओके,
चलिए, हमने अभी क्या किया है, सिर्फ फर्स्ट पेज ऑफ बैलेंस शीट रीड कर लिया है, इसमें हमको समझ में आ गया है भाई, सी अकम्पनिंग नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैम ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भाई कि ये आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किए, उसके बाद आपका P&L बना पूरा पीरियड का, फिर आपकी बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट में हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये कह रही है, इसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कहां पर, ये नोट्स में, नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारे लिए नोट्स इसीलिए ही जरूरी है, ये हमारे जो नोट्स चले आ रहे हैं, एक एक लाइन में तो हमको बता दिया कि हमारा जो करंट एसेट है, जो हमारा फिक्स एसेट है वो ये है, ये है भाई, इसकी डिटेल भी तो हमको चाहिए, तो हमारी डिटेल नीचे लिखी हुई है नोट्स में। फिर प्रीवियस ईयर्स फिगर्स हैव बीन रीग्रुप्ड एंड रीअरेंज्ड टू मेक देम कंपेरेबल विद द करंट ईयर फिगर्स। ये तो हमारे लिए कंपलसरी है, आई टोल्ड यू कि भाई आपको क्या करना है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपेरेटिव बनाना होता है। अगर मैम ऐसा जरूरी है कि हमेशा कंपेरेटिव बनाए, कंपनीज के लिए जरूरी है, ठीक है, कंपनीज के लिए जरूरी है, कंपलसरी है उनके लिए। फिर आ गए हमारे पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। हाँ जी, हम आ गए हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये फॉर द ईयर का मतलब क्या हो गया, फॉर द ईयर मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले गलती से फॉर 12 ईयर्स लिख दिया था, शायद आप लोगों में से किसी ने मुझे करेक्ट किया था भाई, फॉर द ईयर मतलब ये हो गया 12 मंथ्स। अब ये लिखा है एंडेड 31 मार्च, इसका मतलब क्या हुआ, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा और एंड हो गया ये 31 मार्च में। तो 1 अप्रैल 2020 से ये स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2021 में जो जो हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दिया हुआ है। देखिए हमारा ये फॉर द पीरियड है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब पूरे साल में, मैंने बताया फॉर अ पीरियड, तो दिस पीरियड इज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यहाँ पर दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हमारा मतलब हमारा टर्नओवर, ऑपरेशंस के साथ में जो हमारा ऑपरेशनल है, और अदर इनकम, अदर इनकम क्या हो सकती है, आपको रेंट से इनकम आई, ठीक है, तो वो भी हमारी क्या होगी, अदर इनकम में आ गई। मैम ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, ये तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। देखिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स बनाती हैं। ये हमारी जो कंपनी है ये आईपेन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है हमारी क्या है, सर्विस इंडस्ट्री में है, इसीलिए इन्होंने दिया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीधा करके सीधा नेट प्रॉफिट निकालेंगे हम, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का यहाँ पर सिस्टम ही नहीं है, सीधा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमारे पास में नोट दिया हुआ है, कंपैरेटिव फिगर्स दे रखी हैं, अदर इनकम्स भी दे रखी हैं, बाद में आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हमारे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज, फाइनेंस, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस। ये इसके आगे मुझे थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा सारे आइटम्स के बारे में, जो हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ कुछ के बारे में दो दो लाइन तो बोलना ही पड़ेगा, एक एक वर्ड में काम नहीं चलेगा, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। Okay, thank you. ओके।